कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अगर आप लोग को आवाज़ आ रही है तो। हम लोग पिछले क्लास में यूरिन फॉर्मेशन का ये स्कीम देख लिए थे। आज हम लोग इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले हैं क्योंकि हमको पैथोफिजियोलॉजी समझना है, पर हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों ने ये सारे फंक्शंस को देखा है। ओके, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग पैथो का स्टार्टिंग भी कर देंगे, जहाँ पे हम अलग अलग डिजीज की बात करेंगे जो रीनल सिस्टम से रिलेटेड होगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन का रिमेनिंग पार्ट था। मुश्किल से 10 मिनट का और है, इसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने इसमें यह देखा था कि जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर के कारण क्या होता है, यहाँ पे प्लाज्मा जो है फिल्टर होके, ठीक है, तो ये जो फिल्टर होके हमारा जो मटेरियल है वो आगे बढ़ जाता है। ओके, अब ये जब आगे बढ़ जाता है तो इस सबसे पहले इसके रास्ते में क्या आएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है ना, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताया था कि मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो यही होता है। आपका जितना भी प्लाज्मा, देखो पहली बात तो जो ब्लड फ्लो में जितने भी प्लाज्मा था, मान लेते हैं कि यहाँ से जितना भी अमाउंट ब्लड जो इसका ग्लोमेरुलस है यहाँ से गुजर रहा है, उसमें से 20% जो प्लाज्मा है ना वो यहाँ चला जाता है। 20% जो प्लाज्मा है वो यहाँ चला जाता है। ओके, और जो बचा हुआ 80% है वो पेरीट्यूलर कैपिलरीज में ही रह जाता है, क्योंकि ब्लड पूरा का पूरा नहीं छन जाएगा, उसका कुछ हिस्सा। अब ये जो प्लाज्मा इधर आया ना आगे, ये जो प्लाज्मा इधर आया है, इसी प्लाज्मा में जो देखो इस प्लाज्मा में क्या नहीं है, प्रोटीन नहीं है। ठीक है, इसमें प्रोटीन नहीं है, इसमें और क्या नहीं है, ब्लड सेल्स नहीं है, इसमें ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पस्कल्स नहीं है। तो इसमें बचा क्या, सिर्फ फ्लूइड, और उसमें सॉल्युबल कोई भी कंपोनेंट होंगे, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो चाहे वो न्यूट्रिशन हो। तो इसको हम क्या बोल रहे थे यहाँ पे, प्राइमरी यूरिन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी यूरिन, या फिर इसको दूसरे वर्ड में अपन क्या बोल देते हैं, फिल्ट्रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट।
तो ये जो फिल्ट्रेट है ये क्या होगा, एज प्लाज्मा जैसा ही होगा, यानी कि जो कंपोनेंट प्लाज्मा में यहाँ ब्लड में है वो सारे कंपोनेंट यहाँ भी पाए जाएंगे जैसे ही फिल्टर होके आएगा, तो इसकी ऑस्मोसिस भी उतनी होगी। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या कि बिल्कुल सिमिलर होगा किसके जैसा, प्लाज्मा जैसा। पर अभी हमारे ये जो फिल्टर होके इसके आगे आया है जो लिक्विड, उस लिक्विड में बहुत सारे हमारे यूज का मटेरियल भी है जिसको हमको लॉस नहीं करना है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें न्यूट्रिशन भी है, इसमें ग्लूकोज भी है, इसमें सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, है ना, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, वाटर है। तो उन सबको क्या करना है, यूरिन से वापस एब्जॉर्ब करना है, रीएब्जॉर्ब। अब देखो जैसे हम इसमें आगे बढ़े इसके पहले एक चीज और जान लो कि जो भी ट्यूबुल्स है, यानी कि जो आप बोल रहे हैं नेफ्रॉन, इसकी जो अंदर की लाइनिंग है, ये जो हम देख रहे हैं लाइनिंग, ये सेल से मिलकर बनी है ना, इस तरीके से सेल्स होंगे सभी इसके चारों तरफ। और ये जो सेल्स होती है यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के आसपास की जो सेल्स होती है, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन जो होता है, ब्लड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन वो यही होता है। तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके इसलिए यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर में माइक्रोविलाई होगा सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। तो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होते हैं, यहाँ पास जो सेल होगी वो कैसी होगी, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके और यहाँ से कुछ सेक्रेशंस भी होगा। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो वॉल होती है जो अंदर की तरफ है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ल्यूमेन। जो ट्यूब के अंदर का भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमेन, और ट्यूब के बाहर का जो होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल एरिया, है ना, या टिश्यू। तो अभी तो यूरिन यहाँ से जो प्राइमरी यूरिन आएगा वो पीसीटी से गुजरेगा, और पीसीटी से गुजरते समय जो ल्यूमेन की वॉल है, देखो इसमें जो सोडियम पोटेशियम पंप बना होता है ना, अब देखो हम यहाँ पास इस इमेज में थोड़ा नीचे आते हैं जहां पे हम एक सेल को इमेजिन करेंगे, हम एक सेल को इमेजिन करेंगे। तो देखिए आपके सामने ये एक सेल है, ओके। अब इस सेल में ये अंदर की वॉल है, ये ब्लू कलर का जो एक ब्लॉक दिख रहा है एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, इसकी अंदर की जो वॉल है ये इसकी ल्यूमेन की साइड की वॉल है, तो इसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। इस साइड के जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसका जो टिश्यू वाला एरिया, इंटरस्टिशियल जो टिश्यू है या फ्लूइड है उसकी साइड का जो वॉल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम बोलेंगे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन। तो देखो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन जो होता है ना, यहाँ पास एटीपी पंप होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एटीपी खर्च करके, अब ये जो एटीपी पंप है ये सोडियम पोटेशियम है ना, सोडियम पोटेशियम पंप है। अब ये खर्च करके देखो क्या कर रहा है, सेल के अंदर से ना, अभी ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन की तरफ नहीं आया, सेल के अंदर से सोडियम को कहां भेज रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, है ना, जो ट्यूब के बाहर का हिस्सा होगा, ओके। और उसके बदले K+ आयन को इसके अंदर भेज रहा है, तो इससे क्या होगा, सोडियम आयन की यहाँ पे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, Na+ की कमी हो जाएगी, और इधर Na+ की अधिकता हो जाएगी, है ना, इधर Na+ की अधिकता हो जाएगी, ऐसी होगा। अब कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो गया तो यहां से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होगा, है ना, मतलब हायर कंसंट्रेशन किधर होगा, ल्यूमिनल फ्लूइड में। यहाँ पे जो यूरिन आ रहा है ना, यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और टिश्यू के मतलब जो सेल है उसके अंदर इंट्रासेल्युलर जो फ्लूइड है वहां पे सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि ये पंप जो है लगातार चल रहा है, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ऐसी ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है, और फॉस्फेट और एमिनो एसिड और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स का यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। मतलब मैक्सिमम जो आप बोल सकते हैं 60% से ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली 65% एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा वाटर का भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये जो सोडियम और पोटेशियम का ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है, ये क्या करता है, इससे रिलेटेड कुछ पंप को चलाने में मदद करता है। कुछ पंप को चलाने में कैसे मदद करता है, कुछ क्या होते हैं, कपल्ड क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। कपल्ड कैरियर समझ लेना थोड़ा सा, जैसे एक प्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा, अब इसमें
एक जो हिस्सा है ना वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण क्या होगा, एक तरफ से मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, लेकिन जब ये दूसरी तरफ जा रहा होगा ना तो ये साथ में एक दूसरा बंदा भी होगा, वो उसको ले जाएगा पैसिवली। खुद के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ये तो मूव करेगा, लेकिन साथ ही साथ अपने साथ एक और बंदे को बैठा कर ले जाएगा, तो इसको बोलते हैं कपल्ड प्रोटीन, है ना। तो ये जो सोडियम आयन है ना, ये बहुत सारे कपल्ड प्रोटीन का पार्ट होता है, जिसके वजह से पैसिव डिफ्यूजन में मदद की। यहाँ पे एटीपी खर्च नहीं होता, पर वो जो एटीपी के बिना भी हो रहा है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। तो इस तरीके से देखो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से थोड़ा नीचे आएंगे तो आपका जो पार्ट आता है वो होता है हेनले, लूप ऑफ हेनले। और एक चीज और याद रखिएगा, इसका जो पीसीटी है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, उसी वाले हिस्से में H+ आयन का सेक्रेशंस भी होता है कुछ अमाउंट में, है ना। और ये यहाँ पे कुछ टिश्यू होती है, सेल्स होती है, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में एसिड बेस बैलेंस का काम करती है। मतलब ये कार्बनिक आयन को अंदर और बाहर, देखो एक साइकिल चला रहा है, और CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देता है इस तरीके से। तो कार्बनिक आयन के भी रीअब्जॉर्प्शन में मदद होता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये H+ का सेक्रेशंस करना और एब्जॉर्प्शन करना, ये दोनों काम करके ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं। इसके अलावा K+ का लिटिल अमाउंट में सेक्रेशंस होगा, लिटिल अमाउंट में, ज्यादा नहीं, ठीक है। अब ये जो यूरिन आगे बढ़ेगा, ये कहाँ चला जाएगा, हेनले लूप का नीचे का हिस्सा, ठीक है। और जो हेनले के लूप के नीचे का हिस्सा है, वहां पे क्या होता है, देखो पीसीटी और हेनले के लूप में जो नीचे, देखो दो आर्म्स होती है ना, एक जो नीचे जा रही है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग, और जो ऊपर जा रही है उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग। तो ये वाटर के लिए परमेबल होते हैं, वाटर के लिए ये परमेबल होता है, मतलब वाटर का पैसिव डिफ्यूजन होगा। पैसिव डिफ्यूजन क्यों होगा, क्योंकि एक चीज मैंने बताया था ना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो यहाँ पे जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, और नीचे आते जाएंगे तो और हाई होता जाएगा। तो देखो जैसे उधर से जब लिक्विड आया था तब वो कैसा था, आइसोटोनिक था, प्लाज्मा के आइसोटोनिक था। फिर इसमें से कुछ अमाउंट में न्यूट्रिशन, है ना, वाटर सॉल्युबल जो क्या होंगे, विटामिन्स होंगे, है ना, जितने भी यूजफुल कंटेंट होंगे उनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा पीसीटी के आसपास, ओके। और जो थिक पार्ट होता है, थिक पार्ट होता है किसका, हेनले के लूप का, यहां से देखो ये हाईली परमेबल होता है, ये चीज याद रखना कि हाईली परमेबल होता है किसके लिए, H2O के लिए। और मॉडरेटली परमेबल होता है किसके लिए, ये यूरिया के लिए भी होता है, ठीक है, क्लोराइड के लिए होता है, और सोडियम के लिए होता है। मतलब यहां पास भी रीएब्जॉर्प्शन होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। तो यहाँ पे लिटिल अमाउंट में आपका ये भी एब्जॉर्ब होता रहेगा, और यूरिया भी होगा, और साथ ही साथ वाटर मैक्सिमम अमाउंट होगा। तो देखो यहाँ से जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है, तुम सॉल्यूट में से पानी को निकालते जा रहे हो, सॉल्वेंट को निकालते जा रहे हो, तो क्या होगा, जब तक ये लिक्विड यहाँ बॉटम में पहुंचेगा ना, ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें पानी कम है। इधर तो ये हाइपोटोनिक था, ठीक है, इसके पहले हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक क्यों हो गया, क्योंकि बहुत सारा यहाँ से साल्ट NaCl का एब्जॉर्प्शन हो गया, तो ये क्या हो गया, उसकी कंसंट्रेशन और कम हो गई, हाइपोटोनिक हो गया। जैसे जैसे इसमें नीचे जाएगा पानी निकलने लगेगा, पानी यहाँ से बाहर निकलेगा तो लिक्विड का फिर से कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और जब तक ये इसके सबसे बॉटम वाले हिस्से में आएगा तब तक ये बहुत हाइपरटोनिक हो चुका होगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट होता है ना, ये वाटर के लिए इम्परमेबल होता है, तो वाटर यहां से नहीं निकल सकता, लेकिन साल्ट के लिए परमेबल होता है। तो अब यहां से क्या हो रहा है, साल्ट निकलना चालू हो रहा है, वॉल्यूम तो रिड्यूस हो ही चुका है, पर अभी कंसंट्रेट है, अब पानी नहीं निकल रहा है, साल्ट निकल रहा है, तो क्या होगा, ये और हाइपरटोनिक होने लगेगा, ठीक है, और ऊपर जाओगे और हाइपरटोनिक हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है लगातार ऊपर की तरफ जाएगा और हाइपरटोनिक होता जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इसके दूसरी साइड पे चलते हैं, दूसरी साइड पे भी एब्जॉर्प्शन होंगे, ठीक है। दूसरी साइड पे देखो किस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ पंप लगे हुए हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। देखो सोडियम पोटेशियम पंप जो है
आपको पीसीटी और डीसीटी दोनों साइड में दिखेगा, और लूप ऑफ हेनले का जो थिक वाला आर्म है उसमें मिलेगा, ठीक है। इसकी वजह से कैल्शियम का सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, पोटेशियम का, क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और कुछ अमाउंट में देखो, जब ये ऐसा पंप चलेगा ना, मतलब 3 सोडियम बाहर चला गया, 2 अंदर आ गया, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इसके अंदर का जो चार्ज है कम होता जा रहा है और ये नेगेटिवली चार्ज होता जाता है। तो इस तरीके से इस मेम्ब्रेन में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। कहां पे? इसका जो थिक पार्ट है, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लैम्ब का थिक पार्ट है, तो वहां पे एक पोटेंशियल जनरेट होता है। और ये पोटेंशियल किसको ट्रिगर कर देता है? ये कपल्ड प्रोटीन है, देखो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का कपल्ड प्रोटीन है। यहां से ये रीअब्जॉर्प्शन के लिए इसको क्या करता है? प्रोमोट कर देता है, इंड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे फिर से देखो इतना सारा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा और इस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता जाएगा। तो साल्ट अभी निकलता जा रहा है, हाइपरटोनिक हो जा रहा है। ये हाइपरटोनिक जो है ना, ये जैसे यहाँ ऊपर आएगा क्या होगा? अब यहाँ पे अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा और बाहर का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। सराउंडिंग में देखो, इधर तो ऑस्मोटिक प्रेशर नीचे की तरफ देखोगे तो ज्यादा था, पर ऊपर आते जाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता जाएगा, इवन 300 से भी कम हो जाएगा, 100 के आसपास। जब ये डीसीटी में एंटर करेगा तब तक इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 100 के आसपास हो चुका होगा, हाइपोटोनिक हो चुका होगा, ठीक है। मतलब अभी जो हो रहा है प्रोसेस, इसको क्या बोलेंगे? डिल्यूशन प्रोसेस, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर कम आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? डिल्यूशन। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो लिम्ब है इसको बोलते हैं डिल्यूशन लिम्ब, है ना। इस एरिया में मैक्सिमम क्या हो जाता है? यूरिन का डाइल्यूशन हो जाता है। अब मेन काम आता है, अगर ये यूरिन डाइल्यूट हो गया है मतलब क्या होगा? यहाँ पे पानी का लॉस हो जाएगा। अगर पानी का लॉस होगा तो उस पानी के लॉस को बचाने के लिए, और साथ ही साथ देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में एक चीज और बात की थी, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस का। इसका रोल यहाँ पास है, देखो यहाँ से जो सोडियम आयन अभी जो बच के यहाँ निकल जा रहा है, ये डिसाइड करेगा, ये बताएगा कि एब्जॉर्प्शन ठीक से हुआ या नहीं हुआ, या ज्यादा तो नहीं हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि प्रेशर में डिफरेंस कितना है। तो अगर एक्सेसिव में अमाउंट में हो रहा है तो ये यहाँ पे बता देगा कि फिल्ट्रेशन रेट प्रॉपर नहीं है, क्योंकि देखो फिल्ट्रेशन रेट डिपेंड किस पे करता है? GFR पे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और वो किस पे डिपेंड करता है? यहां से लिक्विड यहाँ कितना जा रहा है। अगर लिक्विड कम जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्लो रेट कम होगा और एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है सोडियम का, और यहाँ पे आते तक सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा? कि जो मैकुला डेंसा आपने देखा था, मैकुला डेंसा है ना, ये इसके एफरेंट और इफरेंट के पास लिंक्ड होता है, और साथ ही साथ कलेक्टिंग डिंग के जो डक्ट होता है उससे। तो ये जो टिश्यू है ना, यहाँ पे इसी चीज को सेंस करने का काम करते हैं और ये सिग्नल भेज देते हैं कि भाई फ्लो रेट कम है या ज्यादा है ना, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्शन होता है। इसके अलावा जो डीसीटी है ना, वहां पे एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के इफेक्ट में सोडियम, पोटेशियम और आपका क्लोराइड और कैल्शियम आयन, इनके जो एब्जॉर्प्शन होते हैं ये कंट्रोल होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कंट्रोल होते हैं हम उतना ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बट याद रखना कि एल्डोस्टेरॉन कहां से सेक्रेट होता है? एड्रिनल ग्लैंड से, है ना, कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है। अब वो एल्डोस्टेरॉन यहाँ पे, अब वो कैसे ट्रिगर होता होगा? तो इसी तरीके से ट्रिगर होता होगा कि हमको और ज्यादा सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन की नीड है या नहीं है, या फिर हो सकता है ज्यादा हाइपरकैलेमिया का कंडीशन हो गया, ज्यादा से ज्यादा ब्लड में क्या हो गया, आपका पोटेशियम आयन ज्यादा हो गया, तो पोटेशियम आयन को सेक्रेट करना है। तो सेक्रेशंस करने में देखो यहाँ पे ये एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में ये एक्टिव हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, और यहाँ से K+ का क्या होने लगता है? सेक्रेशंस होने लगता है कुछ अमाउंट में, ठीक है। तो कुछ K+ का सेक्रेशंस इधर भी होता है। ऐसे ही अब ये जो हाइपोटोनिक है, ये सॉल्यूशन धीरे धीरे नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा ना, यहीं पास देखो यहाँ पे 2 हार्मोन, एक तो एड्रिनल आपका जो क्या था, एल्डोस्टेरॉन था, दूसरा था ADH, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन का रोल है। मतलब डाइयूरेटिक का मतलब अगर डाइल्यूट यूरिन अगर क्या हो रहा है? एक्सक्रीट हो रहा है। डाइल्यूट यूरिन अगर एक्सक्रीट हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या हो गया? पॉलीयूरिया बोल सकते हैं उसको, है ना। तो वो डाइल्यूट ना हो, उसमें से पानी को रीअब्सॉर्ब कर लेना, लॉस को रोकना है। तो वो काम करने में यहाँ पे एडीएच का रोल है। एक तो एडीएच इफेक्ट देता है आपका पीसीटी में भी, पीसीटी का एंड वाला हिस्सा, लेटर पार्ट, ओके, और कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों जगह एडीएच का रोल है।
ठीक है, जो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को करवाता है। इस तरीके से अब वाटर का देखो यहाँ पे डाइल्यूट हो चुका है, ये साल्ट का एब्जॉर्प्शन हो चुका है। अब ये डाइल्यूट हो चुका है तो यहाँ से वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा, और कुछ अमाउंट में यूरिया का भी। यूरिया का एब्जॉर्प्शन किस लिए होता है, यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, इसको मेंटेन करने के लिए, तो यूरिया का कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब K+ का सेक्रेशंस भी यहाँ पे होगा। कुछ सेल्स ऐसी होती है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेल्स, ये K+ का सेक्रेशंस करती हैं और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराती है, वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन कराती है, ठीक है। तो इसका जो एंड पार्ट है यहाँ पे, अब वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन चालू हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम और रिड्यूस होता जाएगा, और एट द एंड वॉल्यूम जो होता है ना, बहुत कम बचता है। यानी यूरिन अब कंसंट्रेट फॉर्म में होता है जिसमें मैक्सिमम वेस्ट मटेरियल है, और यूजफुल मटेरियल को क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब यहाँ पास भी एक रोल और आता है कि अगर फिर भी यूरिन का पीएच ज्यादा है तो उस पीएच को भी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पास भी ये कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन का साइकिल चलता है और उसको बैलेंस करता है, ताकि यूरिन की एसिडिटी ज्यादा ना हो, और ये जो एब्जॉर्ब होकर यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस में जो भी चीज आ रही थी वो क्या हो जाएगी, जो यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है उसमें क्या हो जाएगी, अपने सारे कंटेंट को डिपॉजिट करते जाएगी। वहां पे भी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और कुछ एटीपी डिपेंडेंट पंप होंगे जो रीएब्जॉर्ब का काम करेंगे। पर यहाँ पे एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना, कि कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो आपके ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में आए ही नहीं, लेकिन वो वेस्ट मटेरियल हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, एलिमिनेट करना जरूरी है। यहाँ नहीं आ पाए वो, क्यों नहीं आ पाए, हो सकता है मॉलिक्यूलर साइज बड़ा होगा, या हो सकता है वो जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन बाइंडेड होगा। प्रोटीन जो था, प्रोटीन कौन सा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, उसके साथ वो बाइंड हो गया, तो बाइंड है तो वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रोटीन तो क्रॉस कर ही नहीं पाता, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, जो ट्यूबुलर सेक्रेशन बोलते हैं, यानी यहाँ पे 3 स्टेप होता है। एक तो होता है फिल्ट्रेशन, जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है सेक्रेशंस, ठीक है। जो चीज यहां से फिल्टर होकर नहीं गया ना, उसको एनर्जी खर्च करके ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वो यहां भेज देंगी, और वो यूरिन में पास हो जाएगा। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बैलेंस भी यहाँ पे काम करता है। कैल्शियम का भी अमाउंट जो है, एल्डोस्टेरॉन के प्रेजेंस में कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन होता है, ओके। तो इस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। हम लोग यूरिन के फॉर्मेशन में और ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको पैथोफिजियोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली यूरिन का फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा मुझे बताना था, इसलिए हम इसको देख रहे थे। तो चलिए, ये जो यूरिन फॉर्मेशन है, इसके बाद है ना, और ये जो आप लोग बोल रहे थे ना रीएब्जॉर्प्शन, हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज और बात की थी, किसकी, वासा रेक्टा, इसी के जस्ट आसपास लिप्टा होता है वासा रेक्टा भी, है ना। अब ये वासा रेक्टा होता है क्या, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होता है जो लूप ऑफ हेनले के साथ साथ पैरेलल चलता है, इसके पास पास। तो जो यहां से एब्जॉर्ब हुआ ना, ये वासा रेक्टा के थ्रू कहां चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में, तो इसी तरीके से रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। चलिए, यूरिन फॉर्मेशन आई थिंक आप लोग को बेसिक चीज समझ में आ गया होगा।